में हम चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने क्यों मरीन्स भेजे हैं, सवाल ये खड़ा होता है, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वो भी आपको हम समझाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल लेकर आए हैं। आपको सारे वॉर की डिटेल बताई जा रही है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि मरीन कमांडोज वहां पर जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर वॉर स्पेशल में आपके लिए आज पूरा कंटेंट लेकर हाजिर हैं दर्शकों। ये मरीन कमांडोज वहां जाएंगे तो क्या कुछ होगा, जी आपकी स्क्रीन पर है। ईरान अमेरिका इजराइल की जंग और तेज हो गई है। पहली वजह यह बताई जा रही है कि जिस वजह से मरीन कमांडोज वहां पर जा रहे हैं। वजह नंबर 2, ईरान ने मिसाइल ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मरीन कमांडोज को वहां भेजने की आवश्यकता पड़ी है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अब खतरा बढ़ गया है। अमेरिका को लगता है कि वो रास्ता न बंद हो जाए, इसलिए स्पेशल जो यूनिट है उसको डिप्लॉय किया गया है वहां की सुरक्षा के लिए, उसे महफूज रखने के लिए, उसकी टैक्टिकल सिक्योरिटी के लिए। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया दर्शकों। ग्लोबल क्रूड सप्लाई पर असर पड़ा है और उसको बे रोक टोक वहां पर सप्लाई लगातार जारी रहे, उसके लिए स्पेशल कमांडोज को वहां भेजा जा रहा है। ये संभावनाएं अपडेट बता रहा हूं, वजह बता रहा हूं। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। ड्रोन हमलों में अमेरिकी सैनिक भी मारे जा रहे हैं और इसीलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए मरीन्स को भेजा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशंस में मरीन्स भी सैनिकों का साथ दें। वजह नंबर 6, ईरान पर जमीनी हमले की भी आशंका है और जब जमीनी हमले होंगे तो हो सकता है कि इन मरीन कमांडोज का इस्तेमाल वहां पर हो, अमेरिका इनका इस्तेमाल कर सकता है और खाड़ी देशों में भी जो स्थितियां खराब है वहां पर ये मरीन कमांडो जाकर आईआरजीसी के खिलाफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। वजह नंबर 7, न्यूक्लियर ठिकानों पर कमांडोज रेड कर सकते हैं क्योंकि हवाई हमलों के बाद अभी ये क्लैरिटी नहीं आई है कि जो न्यूक्लियर ठिकाने ईरान के वो पूरी तरह से तबाह या बर्बाद हुए हैं कि नहीं, लेकिन मरीज ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए मरीन्स वहां पर जाकर इस चीज को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वजह आपको बता दी। लेकिन एक वॉरशिप भी वहां पर जा रही है जिसका नाम यूएसएस ट्रिपोली है, वो भी वहां पर जा रहा है। उसके मायने क्या है? ट्रिपोली LHA-7 सीरीज की खासियत आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों। समझिएगा कि अगर ये वॉरशिप वहां पर जा रही तो इस वॉरशिप के वहां जाने के मतलब क्या है, क्योंकि ऑलरेडी 3 वॉरशिप वहां पर है। आप देखिए, फर्स्ट जो खासियत है, पहली खासियत, अमेरिका की सबसे आधुनिक पीसीआर प्लीज प्लेट फ्रॉम शुरू से चलाइए। अमेरिका की सबसे आधुनिक एम्फीबियस असॉल्ट है ये, जी हां। दूसरी बड़ी खासियत क्या है? मरीन कमांडोज ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल लाया जाता है। तीसरी खासियत आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा ये जहाज होता है जिसको ले जाना, डिप्लॉय करना बहुत आसान होता है, जी हां। चौथी खासियत आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर इसे कहा जाता है और इस तरह के इस छोटे ऑपरेशंस में जहां पर छोटा ग्रुप जाता है आर्मी के सोल्जर्स का, उनको ये कैरी करता है। खासियत नंबर 5 क्या है? F-35B लाइटनिंग जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट इस पर तैनात किए जा सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स टीम इस पर होती है और लाइटनिंग जो F-35B है ये क्विक रिस्पॉन्स एक फाइटर जेट माना जाता है। खासियत नंबर 6 क्या? एक साथ कई जेट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर सकता है। इस ट्रिपोली एम्फीबियन जो है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये भी डिप्लॉय किया गया, जी हां। सातवीं खासियत क्या? मरीन कमांडो ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इसको दुनिया भर में इस्तेमाल किया अमेरिका ने और इसको दोबारा भेजा जा रहा है ईरान की खाड़ी यानी फारस की खाड़ी में। खासियत नंबर 8 क्या है? 1600 से लेकर 2500 मरीन जो कमांडोज इस पर तैनात किए जा सकते हैं विद टैक्टिकल उनके इक्विपमेंट, मशीनरी और उनके हथियारों के साथ। खासियत नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। मरीन कमांडो को हेलीकॉप्टर, टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट से सीधे दुश्मन के इलाके में लैंड कराया जाता है, ग्राउंड पर वहां पर उतारा जाता है जहां पर वो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, लेकिन समझिए ये टैक्टिकल तैयारी क्यों हो रही है। 3 वॉरशिप वहां पर ऑलरेडी हैं, इतना सारा वहां पर फाइटर जेट हैं, वॉरशिप्स पहुंची हुई हैं, टैक्टिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ अमेरिका लेकर गया है। फिर यूएसए ट्रिपोली को भेजने की आखिर जरूरत क्यों है? ये ग्राफिक्स आपको बताने जा रहा है कि आखिर यूएसए ट्रिपोली की जो एडवांस एयर विंग है उसकी जरूरत अमेरिका को क्यों पड़ी है। वॉर स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट है, उसके जरिए बताते हैं। पहला जो एयरक्राफ्ट है वो F-35B है जो यहां पर तैनात किया गया, एम्फीबियन पे होगा, यहां से फ्लाई कर जाएगा, इसे ट्रिपोली पे इसे लैंड करा सकते हैं, टेक ऑफ करा सकते हैं। ऑलरेडी उस पर डिप्लॉयड है और इसको लेकर एम्फीबियन वहां पहुंच रहा है। एयरक्राफ्ट नंबर 2 कौन सा है? MV-22 ऑस्प्रे। ये कमांडो ट्रांसपोर्ट है जहां पर हथियारों के साथ कमांडोज को ड्रॉप किया जाता है। डबल ट्रिपल फिन ये हेलीकॉप्टर्स होते हैं। एयरक्राफ्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर जाना है। CH-53K सीरीज किंग स्टॉलिन हैवी हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल हथियारों को गिराने के लिए या मरीन कमांडोज को पिक और ड्रॉप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का नाम सुना था जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में हुआ था, उससे एडवांस वर्जन है ये। एयरक्राफ्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर H-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर है। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब एम्बुश में फंस जाते हैं जो मरीन कमांडोज हैं माफ कीजिएगा, तब इनका इस्तेमाल होता है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो जा रहा है एम्फीबियन ट्रिपोली, इसके ऊपर भी बहुत सारे फाइटर जेट हैं। ऑलरेडी 3-4 वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किए गए हैं।
उन पर भी बहुत सारे फाइटर जेट 16, 15, 22 और अब देखिए जो एम्फीबियन जा रहा है ट्रिपोली, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इस पर भी बहुत सारा डिप्लॉयमेंट है। ताकत और साइज भी समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी मशीन के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं तो आपको उसकी ताकत, उसकी खूबत के बारे में जानना जरूरी है। यूएसएस ट्रिपोली का साइज क्या है, उसकी ताकत क्या है, वो भी आपके लिए लेकर आए हैं। उसकी पूरी डिटेल आपके लिए लेकर आए, मुकम्मल जानकारी के साथ आपको वॉर का हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, वो ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं कि इसकी खासियत और ताकत कितनी है। जी हाँ, खासियत नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ जा रहा है। लंबाई लगभग 257 मीटर इसकी है। जी हाँ, खासियत नंबर 2, वजन करीब 45,000 टन है। भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक चलता फिरता जंगी बेड़ा इसे कह लीजिए। खासियत नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। स्पीड लगभग 20+ नॉट, यानी करीब 37 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है। 20+ नॉटिकल माइल्स इसकी स्पीड बताई जा रही है। जी हाँ, खासियत नंबर 4 क्या, हाईटेक डिफेंस सिस्टम इस पर इंस्टॉल है। इंटरसेप्टर, लेजर गाइडेड मिसाइल, टॉम हॉक मिसाइल, ये सब इस पर डिप्लॉयड है। इसके अलावा अगली खासियत क्या, 5 नंबर खासियत इसकी है, एडवांस रडार सिस्टम है। ये किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल को, जेट को, ड्रोन्स को ट्रैक कर सकता है और इससे पहले कि इस पर हमला हो उसे हवा में मारकर गिरा सकता है। खासियत नंबर 6, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी अलग अलग तरह के प्रोजेक्टाइल इस पर भी इंस्टॉल हैं। ये जमीन से हवा में, जमीन से पानी में भी मार कर सकता है। टॉर्पीडोज भी इसके अंदर हैं, वो भी इस्तेमाल में आती हैं। खासियत नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगा है, यानी किसी भी कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। और जो बॉट्स लगे होते हैं वो एंटी जो एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं या गन्स हैं वो अपने आप काम करती हैं। ये डिटेल आपने देख ली, लेकिन समझिए एक और इंपॉर्टेंट डिटेल आपके लिए बाकी है। आखिर जो ये मरीन कमांडोज जा रहे हैं, मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट खास क्यों है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। जहां पर इतने भारी भरकम गोला बारूद बरसाने वाले हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर मरीन कमांडोज को क्यों भेजा जा रहा है, और ये आपके लिए बहुत बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं। मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का काम क्विक रिस्पांस करना होता है। यूनिट खास क्यों है यह आपको मैं बताने जा रहा हूं। बहुत जल्दी से रिस्पांस के समंदर के ऑपरेशन में ये माहिर होते हैं। हालांकि ये किसी भी तरह के ऑपरेशन को कर सकते हैं, इनको सिर्फ क्विक रिस्पांस के लिए बनाया गया है। पिक एंड डिप्लॉय इनके लिए कहा जाता है। इमरजेंसी सैन ऑपरेशन में एक्सपर्ट होते हैं और अगर इनको ऑर्डर्स आते हैं तो ये 30 मिनट के अंदर कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इमरजेंसी सैन ऑपरेशन में एक्सपर्ट माने जाते हैं। अस्थिर इलाकों में तेज बैकअप देने में माहिर हैं, यानी उन इलाकों में जहां पर सैनिक घिर गए हैं, हालात खराब हो गए हैं, मशीनरी काम नहीं कर रही है, एयरक्राफ्ट काम नहीं कर रहा है, किसी को वहां से इवैक्यूएट कराना है, तो इन मरीन्स का कोई सानी नहीं दुनिया में। इवैक्यूएशन कराने में दुनिया में सबसे बेस्ट ऑफ द टीम कही जाती है अमेरिका की ये मरीन टीम। दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर ये ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं और इनके लिए जमीन, आसमान, हवा, पानी कोई कुछ मायने नहीं रखता। ये सिर्फ अपने ऑपरेशंस को, अपने मिशन को तवज्जो देते हैं। मरीन कमांडोज के ईरान जाने से क्या होगा, ये क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने ही जा रहा है। कुछ संभावनाएं भी होती हैं, कुछ हाइपोथेटिकल डिस्कोर्स भी होते हैं, उन पर भी चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि वॉर है। जी हाँ, पहली संभावना क्या है, ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, इनको इसलिए भेजा जा रहा है। संभावना नंबर 2, मरीन कमांडोज को अहम इलाकों में उतारा जा सकता है, वो इलाके जहां पर हवाई हमलों के जरिए अभी भी मन नहीं भर पाया ट्रंप साहब का। संभावना नंबर 3, किसी सैन्य ठिकाने पर सीधा हमला भी मुमकिन है, यानी वो सैन्य ठिकाने जो ईरान से लगातार खाड़ी देशों में हमले हो रहे हैं, वहां पर ये टैक्टिकल ऑपरेशन अमेरिका कर सकता है। किसी इलाके पर अस्थायी नियंत्रण की जरूरत हो, यानी अगर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कोई फौजी अड्डा है, कोई कमांड सेंटर है ईरान का जहां पर कब्जा करना है, तो ये बहुत काम आ सकते हैं मरीन कमांडोज। अहम रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने में भी इनकी बहुत अहम भूमिका होती है, यानी कुछ भी करना है ग्राउंड पर वो इनके जिम्मे अमेरिका करने की सोचता है। संभावना नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। एयरबेस पोर्ट को सिक्योर करने की जरूरत है। जो एयरबेस हैं या जो पोर्ट्स हैं जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के भी कब्जे में है, उनको सिक्योर करने के लिए भी मरीन कमांडोज का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। संभावना नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। एटॉमिक इंस्टॉलेशन पर ऑपरेशन संभव है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अमेरिका को लगता है कि यहां पर ऑपरेशन जमीन पर उतर कर करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो एटॉमिक इंस्टॉलेशन अभी हैं, खत्म हो गए, तबाह हुए कि नहीं, ये श्योरिटी कैसे होगी, इस पर चर्चा होगी। और अब एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों जुड़ रहा है जिसके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो संभावनाएं बन रही हैं, आखिर वहां पर मरीन कमांडोज जा रहे हैं तो क्या स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, क्या आने वाले वक्त में चीजें और खराब होने वाली हैं, और अमेरिका अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे की अमेरिका की मंशा, सोच क्या हो सकती है। स्वागत कीजिए कर्नल टीपी त्यागी साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीपक नागर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। ये पैनल जो मेरे साथ है, समझिए दर्शकों, अगले 30-40 मिनट लगातार
इस पूरे नैरेटिव के मायने और मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। तीनों ही बेस्ट ऑफ द नॉलेज हैं इस पूरे मामले पर इनके पास। सबसे पहले मैं कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूँ। 2500 मरीन कमांडोज को आप भेज रहे हैं सर। दैट आई अंडरस्टैंड कि स्पेशल फोर्सेस की 2500 भी जो यूनिट है वो बहुत बहुत मायने रखती है, क्योंकि मरीन कमांडोज 3, 4, 5 दर्जन भर लोग जाके बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देकर चले आते हैं। ईरान के लिहाज से ये टैक्टिकल पोजीशनिंग आप कैसी देख रहे हैं सर, और क्यों जरूरी था अमेरिका के लिए कि वो अपने बेस्ट ऑफ द मरीन कमांडोज को ईरान भेजे सर? सर, लोग गोल्फ क्यों खेलते हैं? ताकि एक कंफ्यूज्ड डेटा में से, सैंड में से, घास में से, पहाड़ों में से निकाल के बॉल को डायरेक्टली एक स्मॉल होल में लाना। यानी कि कितना चीजें आपने बताई, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप ये सोचिए कि जो मेरीन कमांडो हैं, क्या ये डायरेक्टली ईरान के मेन लैंड के ऊपर हमला कर सकते हैं, या वहां कोई ऑपरेशन इस स्थिति में जो वर्तमान में है कर सकते हैं? अनलाइकली। अब जो खार्ग आइलैंड है, ये देखिए 20 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। इस खार्ग आइलैंड में ही ईरान की सारी पाइपलाइन से तेल आता है। डीप वाटर है, और इसमें बड़ी बड़ी जेटीज है जहां आके जहाज रुकते हैं। ईरान का तेल वहां पे लोड होता है, करीब करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन, और वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाता है। राइट सर। इसके ऊपर अगर अमेरिका ने पहले हमला कर दिया होता तो शायद अब तक युद्ध खत्म हो गया होता। लेकिन अब उन्होंने हमला किया, और उन्होंने वहां कहाँ हमला किया? उनके सैन्य ठिकानों पर। यानी कि जैसे नॉर्मल कन्वेंशनल वार में होता है कि इन्फेंट्री के या एम्फीबियस किसी ऑपरेशन के करने से पहले वहां के सैन्य ठिकानों को सॉफ्ट किया जाता है, चाहे आर्टिलरी फायर से या एयर सपोर्ट से। अब यहाँ पे उन्होंने एयर बम्बार्डमेंट से वहां के सैन्य ठिकानों को एक किस्म से सॉफ्ट कर दिया। यानी अब ये मैरीन कमांडो वहां जाके अगर एम्फीबियस ऑपरेशन करते हैं, और जो एम्फीबियस शिप में इन्हें भेजा जा रहा है, एम्फीबियस शिप में खाली इतना नहीं होता कि कमांडो है, उसमें वो आइटम भी होते हैं जिससे उस लैंड के ऊपर जाया जा सकता है। मिनी टैंक भी होते हैं, उसमें आर्टिलरी भी हो सकता है, और उसमें ये मैरीन कमांडो तो है ही। ये जाके अगर खान आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो आप उसका मतलब समझिए क्या है। एक तो वो कुवैत के नजदीक है, ईरान से के भी नजदीक है, और थोड़ा सा दूर है मगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी है। यानी कि उसके ऊपर अगर वो कब्जा कर लेते हैं, और कुवैत में अमेरिका का एक एयरबेस है, तो उस एयरबेस के लिए ये ब्रिज हेड हो गया। और ब्रिज हेड का मतलब ये कि यहाँ से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि उनको अंगूठा रचने की जगह मिल जाएगी, वरना डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का जाना और वहां पे कोई एक्शन लेना पॉसिबल नहीं था। मेन लैंड से भी पॉसिबल नहीं था ईरान से। तो जो करेक्ट पोजीशन मिली वो इस खार आइलैंड की मिली। इसलिए यहाँ पे उनको भेजा जा रहा है। जैसा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो एम्फीबियस ऑपरेशन करेंगे, इसे अपने कंट्रोल में लेंगे, जानबूझ के जो यहाँ पे स्टोरेज से उस स्टोरेज को तबाह नहीं किया गया, ताकि तेल की कमी ना हो, और इवेंचुअली जो ईरान से आने वाला तेल है उसके ऊपर कंट्रोल अमेरिका का हो जाए। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो वादा किया था कि हम वहां पे दूसरे शिफ्ट को गुजरने के लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो भी उनका वादा पूरा हो जाएगा। दिस ऑपरेशन सीम्स टू बी इमिनेंट। ये इमिनेंट इसलिए करती है क्योंकि इसे डिले नहीं किया जा सकता। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगले 10 दिन तक बंद रखा जाएगा, तो जिस तरह से ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी में आग लग गई है, यानी कि 40% तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं कच्चे तेल के दाम, और ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्रतिदिन बढ़ेंगे। और अब तो क्योंकि ईरान का तेल भी रुक गया, जो आज तक तो जा रहा था लेकिन आज रुक गया, इसका मतलब इसका इमीडिएट इफेक्ट होगा। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब ये है कि अब जो एक्शन होगा वो भी इमीडिएट होगा। मैं समझता हूँ अगर नेक्स्ट 248 आवर्स समथिंग विल हैपन, एंड दैट विल हैपन ओनली ऑन द खार्ग आइलैंड। दूसरा, सिचुएशन इस समय कंपेटेबल है। क्यों कंपेटेबल है? नंबर वन, पिछले 14 दिन के अंदर क्या किसी मिडिल ईस्ट कंट्री ने ईरान के ऊपर रिटेलिएट किया?
लेकिन आज किया। किसने किया? बहरीन ने किया। बहरीन के करने का मतलब ये है कि जब अश्वमेध के घोड़े को आप लगाम पकड़ लेते हैं तो फिर सारे लोग आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं, यानी कि और भी सपोर्ट करने आ जाएंगे। एक तो ये बड़ा एक्शन हुआ है। और दूसरी बात, अमेरिका ने इस तरफ का जो जैसे खर्ग आइलैंड के ऊपर एक्शन लिया है, उसी तरह से जो B-1B बॉम्बर और B-2 बॉम्बर से कंटिन्यूअसली ईरान के ऊपर अटैक, और प्लस इसराइल ने वहां पे करीब 8,000 ठिकानों को सॉफ्ट कर दिया है। यानी कि एक किस्म से जब अटैक की आंधी आ जाती है, काफी कुछ नुकसान पहले ही हो चुका है, आंधी आ जाती है तो उस कंट्री का जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। लिहाजा ये सिचुएशन पे अगर ऐसा ना किया गया होता तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली खुलवाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती। बैक टू यू। ऑलराइट सर, संजीव सर भी मेरे साथ है। सर, ऐसी 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 सिचुएशन लग रही थी कि आने वाले वक्त में थोड़ा सा ये जो वॉर पोजीशनिंग है ये थोड़ी सी और टेम डाउन होगी, और ईरान में अभी जो स्थितियां चल रही हैं, अमेरिका थोड़ा सा अब कम्युनिकेशन का रास्ता अख्तियार करेगा, लेकिन ये मामला और भड़कता जा रहा है सर। अब मरीन कमांडोज को आप भेज रहे हैं, अभी जो इंटेल आ रहा है, इंटेल ये है सर कि वहाँ पर जो इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, अभी कंफर्मेशन नहीं है अमेरिका को भी कि वो तबाह हो चुके हैं कि नहीं, आर दे स्टिल वर्किंग। उनके लॉन्चेस जो हैं, लॉन्चिंग पैड जो रॉकेट के थे, वो कंफर्मेशन अभी नहीं है। वो कह तो रहे हैं कि हमने बॉम्बिंग कर दिया, हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन बिना बूट्स ऑन ग्राउंड जाए आप नहीं इस बात का दावा कर सकते कि जो प्लान, जो ऑपरेशन, जो एक्शन आपने लिया था एयर स्ट्राइक में, वो मुकम्मल हुआ है कि नहीं। अभी 2,500 मरीन कमांडोज जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। तो क्या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और मरीन कमांडोज के बीच आपको लग रहा है कि 1-to-1 फाइट हो सकती है अगर वहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट होती है इनकी हॉर्मुज में? तो और देखिए अमित जी, अभी त्यागी सर ने बहुत ही एक्सीलेंट एनालिसिस की है और बहुत इंसाइटफुल तरीके से मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो खार्ग आइलैंड है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को यदि इस तरीके के जो स्ट्रेस आउट से निकालना है तो उस पर खार्ग आइलैंड पर यूएस को अपना कंट्रोल और उस तरह का जो डिसरप्शंस वहाँ पैदा किए जा रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसको रिलीज कराना होगा। और उसके लिए खार्ग आइलैंड पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी बड़ी कार्रवाई करके उसको अपने कंट्रोल में लेने की उद्देश्य से ये मरीन को भेज रहा है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी शिप्स के जो मूवमेंट्स होंगे वो उसको सेफ पैसेज मिले, वो ठीक तरीके से वहाँ से मूव कर पाएं और उसके ऊपर जो हमले IRGC के द्वारा किए जा रहे हैं उसको डिफेंड किया जा सके और शिप्स के मूवमेंट को नॉर्मलाइज किया जा सके। इस उद्देश्य से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये जो ऑपरेशन है वो एक स्पेशल फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन है। ये कोई लार्ज स्केल बूट्स ऑन द ग्राउंड के अभी स्थिति में मैं इसको नहीं देखता, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होगा कि अमेरिका को एक इराक और अफगानिस्तान की तरीके से लार्ज स्केल बूट्स ऑन द ग्राउंड करना पड़े। लेकिन वर्तमान समय में जो अमेरिका के लिए भी और जैसा कि मैंने कहा कि पूरे विश्व के लिए ये इम्पेरेटिव बहुत ही गहरे होते जा रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप्स का जो परिचालन है वो